नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसी जगह पर जिस जगह के बारे में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर जगह देखने को मिल रही है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ एक लोकल मिले हैं और इनसे हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे, इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और अभी इनका ये जीवन कैसा चल रहा है इसके बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का एक पहाड़ी जीवन होता है और किस तरह से ये गुजारा करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ नेगी जी हैं और यहाँ के आने के लिए किस तरह से आ सकते हैं और यहाँ की कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेज हैं। नमस्कार सर सभी को मेरी तरफ से। बाकी मेरा नाम कुंदन सिंह नेगी है। मैं द्वाराहाट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। बाकी जो पहाड़ों की जो हमारी वादियाँ चल रही हैं, अभी जो हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, जो हमारा पहाड़ों में अभी रोज़गार बेरोज़गार हो रहा है, उसके बारे में मैं 2-4 शब्द आपसे कहूँगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है तो वो आप खुद जान सकते हैं। नहीं, ये तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस जगह के नाम बताइए कि यहाँ पर ये कौन सी जगह है और यहाँ पर किस तरह से आया जा सकता है। सर ऐसा है, इस जगह का नाम द्वाराहाट चितलेश्वर है। ये द्वाराहाट में आता है। वैसे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका हुआ पूरा, मगर जो हमारा मेन है द्वाराहाट चितलेश्वर में आता है। अगर आपको यहाँ इधर को आना है तो कैंडी होम स्टे में अगर आपको आना है या उससे आगे जाना है या आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड जाना है तो ये रास्ता आपके लिए बेस्ट है। इस रास्ते में आने के लिए आपको हल्द्वानी से आप सीधे कैंची धाम आइए, कैंची धाम से आप रानीखेत आइए, रानीखेत से आप द्वाराहाट आइए, द्वाराहाट से आप चौखुटिया वाली रोड में आ सकते हैं। यहाँ से आप जा सकते हैं। और जैसे कोई अगर यहाँ पर आना चाहे ऋषिकेश, देहरादून या उधर कर्णप्रयाग से आना चाहे तो वो दूसरी कोई भी रास्ता है? सर हाँ, वो अगर आपको ऋषिकेश, हरिद्वार से आना है तो आप बाय देहरादून भी आ सकते हैं। तो उसके लिए रूट दूसरा है। रूट तो ये भी है, मगर ये आपको जो ये है कि कम से कम 150 किलोमीटर का आपका फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो वाले रूट में आप रामनगर वाले रूट में आपको ये काफ़ी लंबा पड़ेगा। अच्छा। मगर आपको ये द्वाराहाट, रानीखेत इस बीच में नहीं पड़ने, फिर आपको उधर से आपको ये चौखुटिया मार्केट पड़ेगी द्वाराहाट। अच्छा, तो ये द्वाराहाट ही में आप पूरा यहाँ देखा जाए तो मेन मार्केट है और यहाँ पर ही चीज़ें अवेलेबल है और यहाँ पर कह सकते हैं कि आप यहाँ रोज़गार के लिए, काम के लिए यहीं आते हैं। सर रोज़गार काम के लिए तो यहीं आना, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। बट ये है कि हमारे पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार। रोज़गार क्यों नहीं मिल पाता उसके भी कारण बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए ज़रूर। देखिए सर, ऐसा है, रोज़गार पहाड़ों में है मगर यहाँ पर लोग करना क्यों नहीं चाहते। नंबर 1, ये मेरी ज़मीन है, मैंने उपजाऊ कर दी, उसमें क्या सबसे आपका गाँव का कोई कुछ नहीं करने का। आपकी ज़मीन में अगर कुछ उग रखा है तो आप कोई कुछ नहीं करे। मेन है कि जंगली जानवरों की समस्या रहती है, सबसे बड़ी समस्या। उसमें क्या है, सूअर है, हिरन है, काकड़ है, जो हमारी पहाड़ी भाषा में जंगली मुर्गी, जो मुर्गियाँ होती है वो है। तो वो क्या है, फसल को बर्बाद कर देती है। और एक सॉल कहते हैं जिसमें कांटे होते हैं, वो कांटे छोड़ता पीछे को। अच्छा। वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पहाड़ों में करता है। अगर आप आलू लगाओ वो ख़त्म, प्याज लगाओ वो ख़त्म। तो आदमी इसलिए यहाँ से भागता है, ये चीज़ है इसमें। तो यहाँ के रोज़गार जैसे देखा जाए तो यहाँ पर चैलेंजेज हैं और इस समय इसी वजह से लोग यहाँ पर पलायन भी कर रहे हैं। और बिल्कुल। आपके गांव, पास के गांव, और इस वजह से काफ़ी लोगों ने पहले भी पलायन किया होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि 2020 के बाद एक टूरिज़्म सेक्टर को लेकर यहाँ के लोग, अपने इंडिया के लोग देखा जाए तो कहीं ना कहीं ट्रेवल करने लगे। अब पहाड़ों की तरह मूवमेंट होने लगे हैं। अब ऐसे में पहाड़ी लोगों के भी चैलेंजेज हैं, वो लोग नहीं चीज़ें को लोग नहीं जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेज हैं। उसके बारे में चैलेंजेज आपने कुछ ना कुछ बताया ज़रूर है। एक तो मेन यहाँ पर रोज़गार, और दूसरी चीज़ें यहाँ चैलेंज है कि यहाँ पर अगर कुछ उपजाऊ चीज़ अगर उपजाई भी जाए पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये जो जानवर हैं इनसे दिक्कत रहती है। तो इस वजह से पलायन लोग कर गए। लेकिन आने वाले समय में आप क्या देखते हो कि जो पहाड़ से लोग पलायन करके निकल गए, आपके जैसे हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, हल्द्वानी चले गए, वो क्या यहाँ वापस आना सोच रहे हैं? सर उसमें मैं आपको बताऊं, पहाड़ का आदमी पहाड़ में आ सकता है अभी भी, मगर उसमें एक चीज़ है कि जो सरकार हमको योजनाएं दे रही है। अब जैसे ये योजना आ गई, हमारा सोलर प्लांट की योजना आ गई, सोलर प्लांट हर गांव में चल रहा। ठीक है, इसमें 2-2.5 लाख, देखो गरीब आदमी तो 2-2.5 लाख रुपए नहीं लगा सकता ना। तो आप सबसे बेस्ट, मैं तो सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ ना करें। देखो आप ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ चल जाए, देखो अगर आप कोई कंपनियाँ पहाड़ों में खोलते हैं, मैं मानता हूँ कि पहाड़ों में क्या है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से कंपनियाँ नहीं खुलती हैं क्योंकि यहाँ पैसा ज़्यादा लगता है उसमें। तो सर देखिए, या तो पहाड़ों को अगर बचाना है तो आपको यहाँ कंपनियाँ खोलनी पड़ेंगी,
अगर नहीं बचाना है तो फिर जाहिर सी बात है पहाड़ खत्म होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि लोग कंसर्न, जैसे अभी टूरिज्म में जैसे देखा गया कि बाहर से लोग आ रहे हैं, बिल्कुल, और बाहर की आने की वजह से यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी अफेक्टेड हुआ। अब ऐसे में पहाड़ी लोग का ही आना सही भी रहेगा, क्योंकि पहाड़ी लोग अगर आए वो चीज़ों को, अपने मूल चीज़ों को समझें, उसका संवर्धन करें। लेकिन ऐसे में अगर कोई बाहर का आता है तो यहाँ की चीज़ों को भी अफेक्ट कर सकता है। जैसे मानकर चलिए मैं यूपी का हूँ और मैं अगर यहाँ आऊँगा तो मैं इसके कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, पहाड़ी चीज़ों का रख रखाव के बारे में नहीं जानता हूँ। हो सकता है कि इन चीज़ों का अभी कुछ ना प्रभाव, लेकिन आने वाले समय में कोई ऐसा प्रभाव पड़े जिससे यहाँ आपके कल्चर और ये चीज़ें अफेक्ट भी हो सकती हैं। तो ये चीज़ें रहेंगी। अभी ये चीज़ें और सोचने का विषय आ गया है कि अब हर कोई पहाड़ों में घूमना चाहता है। अब मूल जो लोग यहाँ के हैं वो यहाँ पर रोजगार यहाँ भी तलाश सकते हैं। उसके बिल्कुल सर, तलाश सकते हैं। देखिए सबसे देखिए ना, अब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ऐसे जॉब कर रहा हूँ, मैं भी अपना रोजगार कर सकता हूँ। बट मेन क्या है सर, रोजगार आदमी तभी करेगा जब उसके पास पैसा हो। यार सी बात है ना, ये तो बात, या तो आपको लोन लेना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, अब पहाड़ों में मेन सिस्टम क्या है कि भाई चले या ना चले। देखो शहर में अगर हम यही होटल लेके या कोई खुंजा लेके बैठ जाते हैं तो आदमी 2-2.5 हज़ार रुपये अपना पर डे का कमा लेता है। मगर पहाड़ों में क्या है कि यार टूरिस्ट आए या जाए, या रुके या ना रुके, अगर वो खोल भी लेता है तो वो लोन लेके भी, अगर एक गरीब आदमी अगर अपना रोज़गार यहाँ पर करता है, 4 बंदे वो रखता है, उसको है कि मैं यार इसको कर सकता हूँ, तो होने को तो सब कुछ हो सकता है। बट बात वही है कि देखिए अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ पर आए हैं, आपको ये चीज़ अच्छी लगी या ना लगे, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी तो आप रुकेंगे, ना लगे तो ना रुकेंगे। जाहिर सी बात है आपको 4 दिनों की सैलरी भी निकालनी है, सब कुछ करना। तो इसलिए पहाड़ का आदमी क्या है, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, देखिए पहाड़ का सुकून कहीं नहीं। तो गाइस जैसे इन्होंने बताया कि पहाड़ी लोगों की चैलेंजेस हैं और ये इनकी आम जनजीवन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ये देखते हैं कि आने वाले समय में अगर टूरिज़्म का यहाँ पर रहता है तो इनके लोग जो पलायन कर चुके हैं वो भी आ सकते हैं और यहाँ रोज़गार सृजन हो सकता है। और अगर अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो बूम आया है तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है कि आने वाले समय में यहाँ पर लोग आएंगे, ट्रैवल करेंगे, तो यहाँ इनका जो रोज़गार सृजन होगा और इस वजह से कहीं ना कहीं इनके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होगा, इनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट होगा और सरकार भी चाहेगी कहीं ना कहीं इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पहुंचाना चाहे। तो एक चीज़ और ये बताइए कि अगर यहाँ पर स्वास्थ्य से लेकर कोई चीज़ें समस्याएं अगर खड़ी होती हैं तो वो यहाँ से आपको कितनी दूर जाना पड़ सकता है, कोई ऊपर रहता है तो वो भी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर सरकार क्या क्या आपके नज़रिए से पहल करे जो आपके जो आम जनजीवन में जो चैलेंजेज हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा आराम मिले, लोगों को सुविधाएं महसूस हो। सर हम तो ये कहते हैं, देखिए अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, मेरे घर में मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूँ। मेरे पिताजी बीच में काफ़ी बीमार हो गए थे, तो हमारे वहाँ जो रोड है तो वो इधर टॉप में है। रोड तो कच्ची सड़क भी है, हमारे घर के आगे से ही है, बट बात वही है कि वो सड़क हमारी 2014-15 में बनी थी, तो वो सड़क अभी तक हमारी उसको डामरीकरण नहीं हो रखा है। तो उसमें क्या है, हम कोई मरीज़ को अगर ले जा रहे हैं, पहली बात तो हम उसको डोली में रख के ले जाते हैं, चाहे वो 1 किलोमीटर चाहे वो 10 किलोमीटर है। लड़के आज के समय में क्या हो गया, हर लड़का प्लान कर चुका है, लड़के मिलना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने पिताजी को कंधे में रख के, मैं कम से कम 1.5 किलोमीटर उनको कंधे में रख के रोड में मैंने छोड़ा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए अगर हम यहाँ से अगर प्लान हम कर चुके हैं, दूसरा क्या है, यहाँ पर मेन प्लान होने का कारण क्या है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई है तो सरकारी स्कूल है, प्राइवेट है तो गरीब आदमी प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता, सरकारी में ही तो भेजेगा आदमी। 55 रुपया 56 रुपया तो महीने की फीस लेते हो सरकारी स्कूलों के हाल ऐसे हैं कि हमारे इंटर कॉलेज में जब हमने इंटर किया था, उसके बाद मैंने एमए किया था, तो उसके बाद ये मान के चलिए आप, जब मैं इंटर में पढ़ता था तो 156 बच्चे हमारे टोटल 256 बच्चे हमारे टोटल थे 6 से लेके इंटर तक। तो आज उन इंटर कॉलेज की ऐसी कंडीशन हो गई, उसमें कक्षा 6 से लेके 12 तक आज उसमें 68 बच्चे हैं। तो उसका मेन कारण क्या है, मेन कारण यह है कि यहाँ पर पढ़ाई लिखाई सही नहीं होना। भाई हर कोई चाहता है कि मेरी बच्चा आगे बढ़े, अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना सर। तो मेन क्या है कि लोग, अगर मेरे घर से यहाँ भी जो मार्केट पड़ता है 15 किलोमीटर पड़ता है, तो हमारे गांव से जो ज़्यादा प्लान हो गया है, बच्चों को अपना ले जाके अपने मियाँ बीवी अपना जो भी है, माँ बाप जो भी है, मार्केट में ले आए। मार्केट में वो अच्छा सीख रहा है, बुरा सीख रहा है, मतलब लोगों का कहना ये हो जाता है पहाड़ों में कि उनका भाई फलाने का लड़का तो वहाँ मार्केट में पढ़ रहा है, भले ही उससे कुछ आए ना आए,
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई, वही पढ़ाई अगर तुम मार्केट में उसे करा रहे हो तो वो सरकारी में भी तो हो सकते हैं। जो मेहनत आप प्राइवेट में यहाँ अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, 4-5 हज़ार रुपये महीने का फीस दे रहे हो, वही आप 58 रुपये में भी तो कर सकते हो, 56 रुपये में भी कर सकते हो। ज़रूर। तो यहाँ देखा जाए तो सरकार की तरफ से पहल करना ज़रूरी है। इनकी बातों से अंदाज़ा लगा कि आम जनजीवन, अभी बारिश हो रही है तो यहाँ पर ये भूस्खलन जैसी समस्याएं ये भी आपके यहाँ बहुत ज़्यादा सर, बहुत। क्योंकि ऐसा होता है ना सर, ये भूस्खलन जब होता है इधर तो काफ़ी नुकसान होता है। अभी ये हैं आगे आगे जो मार्केट है चकोटिया, इससे मैं आपको 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, तो बादल फट गया था। तो यहाँ खेतों में फसल हो रही थी, लोगों की अच्छी खासी फसल हो रही थी, लोगों ने मेहनत कर रखी थी, तो वो फसल सारी बहा के ले गया। सरकार आई, ठीक है, जो यहाँ के भी जो भी है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, कुछ भी है, वो आए वहाँ देख के बोला हाँ आपका मुआवजा हो जाएगा। अब वो मुआवजा पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा। देखिए गरीब आदमी तो वो मुआवजे को देखेगा नहीं ना सर, वो तो अपनी दोबारा मेहनत करेगा। सही है, करेगा नहीं करेगा सर। और वो देख के चले गए, बस वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ते थे, जीतने के बाद कोई पूछता नहीं है। जाहिर सी बात है। तो गरीब आदमी क्यों मर रहा है यहाँ? सबसे मैं आपको मेन कारण बताऊँ, गरीब आप देखिए सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया है। एक गरीब आदमी को इन्होंने, मैं सरकार की निंदा भी नहीं कर रहा हूँ, गरीब आदमी को इन्होंने यहाँ पे एक गैस सिलेंडर, एक चूल्हा, बीपीएल जो कार्ड वो हमारे यहाँ बनते हैं, निःशुल्क जो मिलता है वो गरीब को दिया, गरीब से गरीब जो है। तो ठीक है, आपने गरीब को सिलेंडर तो दे दिया, उस वक्त तो गरीब को भी अच्छा लग गया। अब वही गरीब 1100 रुपये का सिलेंडर भर रहा है यहाँ। तो भैया वो दिए का फ़ायदा क्या, जो आप गरीब बीपीएल वालों से जो आप उसका पैसा ले रहे हो? गलत कह रहा हूँ? देखिए अगर आपने उन्हें फ्री दे रखा है तो उनको ठीक है, उनका बीपीएल कार्ड है तो उनको महीने के या साल के उनको 6 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 3 सिलेंडर जो होते हैं उनको फिक्स कर दो, उनका कोई पैसा नहीं। तब तो आदमी कहे कि हाँ सरकार ने कर रखा। अगर हम एक नमक का पैकेट खरीदने जाते हैं, एक नमक का पैकेट 10 रुपये का आता है, आज वही नमक की कीमत 20 रुपये, उसमें भी सब में जीएसटी करती है। किसका पैसा है? गरीब का तो है, हम आम आदमियों का तो है। सरकार अपने कोई पैसा तो उगा नहीं रही है। और दूसरी बात, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा के लिए मैं आपको मेन बात बताऊँ, हमारा हॉस्पिटल है यहाँ इधर द्वारहाट से आगे पड़ता है 5 किलोमीटर, गोचर। अगर मेरी मैडम की खुद डिलीवरी थी, मैं दूसरों पर नहीं ले जाता हूँ, मैं अपनी बात खुद करता हूँ, तो मैं वहाँ गया तो ठीक है, उन्होंने चेक वक किया, मैंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, बोला एक अल्ट्रासाउंड आपका यहाँ से रानीखेत होगा, 2 तो उन्होंने कर दिए यहाँ। देखिए सर, हम 1500 रुपये की गाड़ी बुक करके गए, वो भी 1500 में माना क्योंकि मेरा कोई दोस्त था, नहीं तो वहाँ 2000 से गाड़ी नीचे नहीं जाती। 1500 की गाड़ी बुक करके गए यहाँ। मैं आपके यहाँ के पहाड़ के हालात बता रहा हूँ सर आपको। तो मैं सुबह 8 बजे से वहाँ नंबर पर लगा था, 3100 नंबर था मेरा, जब हमारा तीसरा अल्ट्रासाउंड होना था मेरी मैडम का, 3100 नंबर। तो मेरा नंबर 2:30 बजे आया, 2:30 बजे हॉस्पिटल बंद हो जाता है वहाँ। तो मैंने करवाया, भाई मुझे तो करवाना था। तो जब डॉक्टर को दिखाने बोले यार अब तो छुट्टी हो गई, आप जाओ कल आना। अरे आप ये देखिए ना, 1500-2000 की मैं गाड़ी बुक करके आ रहा हूँ, फिर मेरे बच्चे साथ में है, डिलीवरी का मामला है, तो आप उस चीज़ को देखो ना। देखिए आपकी 2:30 बजे की शिफ्ट खत्म होगा, 2:30 बजे बाद तो कोई आएगा ना। तो सर वहाँ पर कोई नहीं आया। फिर एक मैडम थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैम, बोला आपका बच्चा नॉर्मली है। तो उसके बाद जब मेरी बच्चे की डिलीवरी होना हुआ तो मैं फिर दोबारा हमारा जब जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ गया मैं, तो उन्होंने रानीखेत रेफर करने को बोल दिया। तो मैंने साफ बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे रानीखेत नहीं जाना। मुझे पता था अगर मैं यहाँ से रानीखेत जाऊँगा, रानीखेत वाले मुझे हल्द्वानी भेजेंगे, तो जहाँ पर मेरा क्या कहते हैं फ्री का इलाज होना है वहाँ पर मेरे कम से कम 35-40 हज़ार रुपये लग जाते। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो बेस्ट है। कोई डॉक्टर थी हमारी, डॉक्टर मोनिका पाठक, तो मैं उनसे काफ़ी संपर्क में था पहले से ही। तो उन्होंने वो करती हैं डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी करती हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो मैं उनको पूछा, बोला आप आ जाइएगा, हो जाएगा। तो मैं दिखाया तो हो गया। तो उसमें मुझे देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जहाँ पर मेरे 40 हज़ार रुपये लग रहे थे, जहाँ पर मैं निःशुल्क भी मेरा हो जाता, तो डॉक्टरों की लापरवाही। तो देखो यहाँ पर ना कोई मतलब अपने लिए रिस्क लेना नहीं चाहता। बेसिकली आपका कहने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे इन्होंने इनकी बातों से भी आपने अंदाज़ा लगाया होगा, इनके प्रति लोगों की संवेदनाएं होनी चाहिए, चाहे वो सरकार में हो, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में हो, जैसे अस्पताल के बारे में इन्होंने बताया, किसी भी पद पर हो। तो कहीं ना कहीं एक पहाड़ी लोगों के लिए ये लोग कहीं ना कहीं खड़े हों साथ में,
तो ऐसा नहीं है कि सरकारी अपनी हर जगह उपलब्ध हर चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध कराएं, लेकिन मानव संवेदनाएं भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आपने ये इनकी अगर कोई समस्याएं लेकर अगर ये अस्पताल जाते हैं तो उसको आगे बढ़ा देते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, तो इनकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस में ही बताया कि इनको जब ये हॉस्पिटल में लेकर गए तो उसके बाद उन्होंने जब आगे गए तो इनका काफ़ी खर्चा भी हो चुका था। तो आप ये बताइए कि इन सभी चीज़ों के बावजूद भी आपका यहाँ पर जैसे आपका सामाजिक सौहार्द किस तरह का है, आपके कल्चर किस तरह के हैं, लोग आपके जैसे पहाड़ी लोगों के बीच में अभी हम आए हैं, हमारी लोगों से बात हुई तो काफ़ी हेल्पफुल नज़र आए। तो क्या पहाड़ी लोगों में कभी ऐसी कोई स्थिति हुई कि जिसकी वजह से समाज में टकराव हो और ये चीज़ों का जैसे आम एक प्लेन क्षेत्र में हमारे यहाँ इधर देखने को मिलता है, क्या यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति देखने को मिलती है? सर देखिए ऐसा होता है, पहाड़ों में ये चीज़ बहुत कम होती है। ऐसा होता है जैसे आप मैं मेरा पड़ोसी है, ठीक है, मेरी उससे चाहे बने ना बने तो हम लोग ऐसे आपस में लड़ते नहीं हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हमारा पहाड़ सबसे मतलब इतना हेल्पफुल है, आप कहीं भी चले जाइएगा पहाड़ों में तो आपको उसमें अगर 100 लोग में से अगर 90 लोग तो आपके मान अच्छे मिलेंगे। हो सकता है 10 लोग गलत हो, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूँ 10 लोग गलत हो, तो आपको पहाड़ों में अगर हेल्पफुल आदमी अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर आप अभी यहाँ पर आपने स्टे किया है, हम अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आपके पास होता है आदमी के पास कई हमारे पास कई कस्टमर ऐसे आते हैं कि उनके पास खाने तक का नहीं होता, तो हम बोलते आप खा लो। कई हमारे इधर जाते, क्यों? क्योंकि पहाड़ियों का दिल बहुत बड़ा होता है। पहाड़ी क्या होता है, आदमी मतलब पहाड़ का आदमी 10 बार सोचता है एक आदमी के कि यार ये बंदा जा रहा, यार इस लड़के को यार भूख लगी है, या यार इसके पास पैसा नहीं है। तो मतलब ये है कि हम लोगों की सोच ऐसी है, मगर हमारी सोच पर आदमी जब खिलवाड़ करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, देखिए हम ठीक है, हमने तो हाथ जोड़ के हेल्प कर दी, उसका फल हमें मिल जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि यार वो आदमी हमें कुछ नहीं दे गया या नहीं कर गया या कुछ नहीं कर। देखो ऊपर वाला सबसे बड़ा ऊपर वाला है, वो हमारा सब कुछ पहाड़ों में जो हेल्प हम लोगों की करते हैं या लोग हमारी करते हैं, एक दूसरे से हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं झगड़ते? हमारा प्यार मोहब्बत बनी रहती है। अब जैसे अभी देख लो, अभी सब्जी का सीज़न आ रखा है, तब मुझे पता है मेरे घर में सब्जी हो रही है, आपके घर में नहीं हो रही। तो पहाड़ों में ये प्यार होता है कि लोग, मैंने कहा भैया ये लौकी ले जाओ यार, आपके यहाँ नहीं हो रही, आप खा लो, या ये तुरई ले जाओ। तो सर पहाड़ों में क्या होता है कि वैसे आदमी जैसे आप इधर आए, आपने बोला कि यार भैया ये तुरई अच्छी लगी या कोई भी चीज़ अच्छी लग रही, आपने 100 रुपये की खरीद ली, बोला अम्मा एक और तोड़ लूँ, एक और, हाँ ले जाओ कोई बात। तो ये होता है प्यार। अब ये नहीं कि भाई हर चीज़ पैसे में नहीं होती सर। तो जैसे मतलब जैसे कि दोस्तों देखा कि इन्होंने यहाँ के सौहार्द के बारे में बताया, कि पहाड़ी लोगों के जीवन के बारे में बताया। तो एक चीज़ ये बताइए कि आप हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि अगर इन चीज़ों का कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, फिर भी अगर यहाँ पर क्राइम रिपोर्ट की बात करें तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसे क्राइम होते हैं जैसे एक आम जन क्षेत्र में देखा जाए तो वहाँ पर तरह तरह के क्राइम अभी हाल ही में देखा जाए तो हिंसा भड़क गई, दो समुदायों के बीच में हिंसा या जातिगत हिंसा या कहें कि किसी अन्य तरह की अनवांटेड कोई घटनाएं हो जाती हैं। तो इस तरह की क्या यहाँ पर इस क्षेत्र में भी घटनाएं होती हैं? सर ऐसा है, देखिए पहली बात तो यहाँ ये जातिवाद वगैरह हमारे पहाड़ों में चलता नहीं है। मतलब चलता है, मैं कोई कास्ट अलग का हूँ वो कास्ट, तो हम एक दूसरे से ऐसे बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है, हमको भी पता है कि मैं इसकी जातिवाद पर अगर बोल रहा हूँ तो ये मुझे पे भी एक्शन करेगा या मुझ पर मैं भी एक्शन करूँगा। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे अगर कभी इस टाइप के केसेस हो गए बाई चांस, तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम, जैसे मैं पटवारी क्षेत्र में आता हूँ तो हमारी शिकायतें पटवारी क्षेत्र में जाती हैं। पटवारी क्षेत्र से अगर हो गया मामला सही तो ठीक है, दोनों को मतलब घर भेज दिया जाए। अगर लगे कि किसी का मर्डर हो गया या किसी का बलात्कार हो गया, वैसे होता तो है नहीं पहाड़ों में, बाई चांस कभी हो गया तो फिर हम क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन आती है हमारे वहाँ, तो आती है तो वो ले जाता है, सब कुछ होता है, फिर से पूछताछ होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ हिंसा भड़क गई या वो हो गया, ठीक है। अब किसी के साथ, अब मैं अब ये कोलकाता वाला ही देख रहा था, तो कोलकाता वाले में क्या था कि वो हिंसा जायज़ है। देखिए आप किसी डॉक्टर हो, चाहे वो हमारी बहन हो, चाहे किसी की भी हो, मगर ऐसी हिंसा यहाँ पर अगर होती है तो यहाँ ऐसा नहीं होता कि आग लगा दो, ये कर दो। हम अब पहाड़ों की बात कर, हल्द्वानी से जस्ट इधर की बात कर रहा हूँ सर, वहाँ से उधर को तो होता ही है। तो मतलब यहाँ क्या है कि सरकार को पकड़ते हैं, मतलब कहते हैं कि यार इसका करो या ये करो, मतलब इसको इंसाफ दो, तो हो जाता है वो चीज़। बट क्या है कि प्रशासन भी यहाँ पर तभी आता है जब, मतलब यहाँ पर जब हो जाता है। वैसे छोटी मोटी चीज़ें में जो हमारा पटवारी क्षेत्र है, अब यही सामने हमारा पटवारी क्षेत्र है, तो अगर कोई बात हो गई
तो पहली बात पटवारी क्षेत्र में जाएगा, पटवारी समझाएगा, नहीं समझे तो फिर पटवारी प्रशासन को बुलाता। तो देखा दोस्तों कि यहाँ पर अभी इस तरह की घटनाओं के बारे में यहाँ बताया कि चीज़ें जो यहाँ पर क्राइम रेट की बात करें तो क्राइम ना के बराबर है, क्योंकि आपस में सौहार्द और सामाजिक समझ ज़्यादा है, जिस वजह से अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट या किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो ये लोग क्या करते हैं कि अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाते हैं या उसके ऊपर जाएंगे, पंचायत के पास जाएंगे। ज़्यादातर कोई बड़ा क्राइम नहीं होता, और क्राइम अगर होता भी है तो तब भी उसको लेकर इतनी बड़ी हिंसाएं और या कहें कि कोई ऐसे इवेंट हो वो नहीं देखने को मिलता। अब यहाँ के बारे में आपने यहाँ के बारे में बताया, अब यहाँ के जैसे सांस्कृतिक त्यौहार, यहाँ पर धार्मिक स्थल, इसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ शब्दों में बताएं। सर ऐसा है, सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ त्यौहार होते हैं, होली दीपावली तो सभी मनाते हैं। हाँ, नो डाउट। यहाँ पे रीजनल में आपके यहाँ मैंने देखा कि एक गोलू देवता जी जी हमारा क्या है, मैं वही बात बस वही मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं खुद गोलू देवता हमारे घर में है। तो मैं जो हमारे गोलू देवता हैं, जैसे यहाँ माता दुनागरी का मंदिर है, मैया का है, हमारे यहाँ देवी मैया का मंदिर है, भगवती मैया का हमारा मंदिर है। तो वहाँ 22 दिन की हमारे यहाँ भक्ति होती है, पूजा पाठ होती है। 22 दिन की भक्ति अगर हम करते हैं तो हमें उसमें सिर्फ एक टाइम खाना होता है, 3 टाइम नहाना होता है। अगर आप शौचालय जाओ या आप कहीं बाहर जाओ तो उसमें भी हमको नहा के आना पड़ता है। तो ये कि हमारी प्रथा है। हम अब अगर आप प्रथा से अगर दूर चले जाए ना सर, तो देखो तो फिर ज़िंदगी कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा है, देखिए हर कोई भगवान को मानता है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, हर कोई मानता है, मगर वह मानने का तरीका अलग अलग है। समझ गए आप? मेरा तरीका अलग होगा तो आपका अलग होगा। जैसे हमारे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि 22 दिन की भक्ति होती है। 22 दिन के अंदर ना हमने ना आदमी को छूना, ना बच्चे को छूना, ना औरत को छूना, ना औरतों से बोलना, आदमी से हम बोल सकते हैं। तो हमारे 22 दिन की भक्ति रहती है। तो हम उसमें पंच स्नान के लिए जाते हैं। 5 जगह हमारा स्नान होता है। कहाँ? हमारा सबसे पहले रामचंद्र जी के पाँव जो हमारे वहाँ हैं, हमारे गाँव के, वहाँ जाते हैं। फिर यहाँ उधर जहाँ पर हम खुद स्नान करने जाते हैं वहाँ होते हैं। मतलब हमको 15 दूनी 30 किलोमीटर हम पैदल स्नान करते हैं। 15 आना 15 जाना, 30 किलोमीटर हमारा स्नान होता है 22 दिन की भक्ति में। और वो भक्ति जब हमारी सफल होती है तो 23वें दिन हमारा 22वें दिन हमारा जो भंडारा होता है, वही भंडारा हमारा 23वें दिन भी होगा। 23वें दिन के बाद हम अपना नहा धो के अपना खाना आना खा के हमारे बाल वाल कटाए जाएंगे सब कुछ, क्योंकि ऐसा है जोगी धारण रूप होता है हमारा। उसके बाद हम घर जाएंगे, ये चीज़ होती है। और रहा त्योहारों की बात, होली दीपावली सब मनाते हैं। यहाँ एक त्यौहार आता है हरेला, वो हमारे पहाड़ियों का सबसे, मैं सुना है इसके बारे में, सबसे ज़्यादा बेस्ट हरेला होता है। क्योंकि ऐसा होता है, उसमें भी 2-3 हरेले होते हैं। जब ये अभी ये हरेला, अभी ये बरसात का हरेला आएगा, सावन का हरेला आएगा, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये मान के चलिए एक गर्मी का हरेला आता है। मतलब यह है कि 2-3 हरेले हमारे आते हैं। तो इसमें हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का ओकेजन होता है सर, इसमें किस तरह के सांस्कृतिक कल्चर होते हैं? इसमें क्या होता है सर, देखिए हरेले की बात मैं आपको बताऊं, उसमें क्या है कि हमारे वहाँ 5 या 7 अनाज को बोया जाता है। उनको बोया जाता है, बोए जाने के बाद उनको उगाया जाता है। इतने बड़े होते हैं, उसको 16 दिन उगाया जाता है। 70वें दिन उसको काट दिया जाता है। काटने के बाद भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को चढ़ा सबको चढ़ाया, फिर अपने को भी चढ़ाया जाता है। फिर उसमें क्या कहते हैं, पूरी वगैरह सब कुछ प्रसाद वगैरह सब बनता है। उसके बाद भगवान को चढ़ा के हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। और दूसरा है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ देवी देवता का है, तो देवी देवता का यहाँ क्या है कि यहाँ हम लोग एक जागर होती है, हर गांव में होती है। किसी के बाहर होती है तो किसी के अंदर होती है, 2 प्रकार की होती है। वही जागर में पूजा भी होती है। पूजा ये होती है कि किसी की नारियल में अधिकतर यहाँ पूजा होती है, क्योंकि बलि प्रथा तो बंद हो चुकी है। और वो जाहिर सी बात है, वो है भी गलत। किसी के मान लीजिए किसी भगवान को पूजने के लिए भगवान थोड़ी ना कहते हैं कि आप इस तरह के एक्ट करो, लेकिन फिर भी लोग अभी भी कहीं करते हैं, घटनाएं बिल्कुल करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। क्योंकि ऐसा है सर, देखिए हमारी जो प्रथा है, उस प्रथा को या तो पहले से ही चली हुई है, वो तो है, समझ रहे ना। तो उसमें क्या होता है कि कई जगहों तो अभी भी हम कई जगह देख चुके हैं कि वहाँ पे ये प्रथाएं चलती है। व्यूअर्स, जैसे आपने लोगों ने देखा कि यहाँ के कल्चर के बारे में इन्होंने अच्छे से बताया, हर चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया, पहाड़ी लोगों के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। अब हमारे यहाँ के लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ के खान पान के बारे में भी आप बताइए कि किस तरह का खान पान है, पहाड़ी खाना क्या होता है। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को क्या क्या चीज़ें यहाँ पर खाने को मिल सकती हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में अभी आपके जो क्षेत्र में
क्या क्या चीज़ें, जैसे फल के अंदर अभी आपको कौन कौन सी सीजन पे क्या क्या मिल सकता है? सर अभी ऐसा है, देखिए पहाड़ी खाने में आपको हम आप बात बताऊं, सबसे पहले हम लोग यहाँ जब खेती करते हैं, हर कोई गांव में खेती होती है, कोई कम करता है तो कोई ज़्यादा करता है। अभी सीजन हमारा दालों का है, जो अभी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। वो आपको जो गहत की दाल हमारे वहाँ बोली जाती है, उड़द की दाल जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पहाड़ी भाषा में उसे मांस बोलते हैं। ठीक है ना सर। जो लोबिया आप बोलते हैं, लोबिया, उसको हम पहाड़ी भाषा में रैंस कहते हैं। ठीक है। उसमें एक बड़ी वैरायटी की आती है, एक छोटी की आती है। तो उसकी हमारी खेती होती है घरों में। तो ये होता है कि उसको सबसे ज़्यादा जब बोते हैं हम लोग, तो उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हमको उसी में होता है, क्योंकि उसको जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वही चिड़िया उसे पसंद करती है, वही जानवर उसे पसंद करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम लोगों को बचाना पड़ता है। अब थोड़ा थोड़ा करके हमने थोड़ा थोड़ा बचाया, तो उससे क्या होता है कि हम लोग को जिसकी ज़्यादा हो गई, किसी को बच गया, तो उसे हम बेचते हैं। तो यहाँ पर गौहत की दाल जो आपको मिलेगी तो 300 रुपये पसेरी मिलेगी। व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि इन्होंने हर चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि यहाँ के कल्चर के बारे में। अभी जैसा अभी आपने बताया कि ये जो अलग अलग की तरह की प्रथाएं होती हैं, जिनमें आपने देखा था, आपने बताया कि पहले बलि प्रथा चलती थी, उसको लेकर आप लोगों में कहीं ना कहीं अभी ये सोच आ रही है, धारणाएँ आ रही हैं कि ये प्रथाएं बंद होना चाहिए। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर शादी कल्चर किस तरह का है आप लोगों में, पहाड़ी ये जो शादियाँ होती हैं वो किस तरह की? सर ऐसा है, देखिए जब यहाँ पर शादियाँ होती हैं, सबसे पहले तो यहाँ, अब तो मैं आपको अभी की बात, अभी तो फ़ोन का ज़माना चल गया ना सर। हाँ। तो आईफोन ला रहा कोई उसी में सब कुछ आजकल समय में हो जा रहा है। मैं आपको बताऊँ, पुरानी बात है, क्योंकि ऐसा है, हमारे पिताजी हैं, माताजी हमें बताते हैं। तो जब पहले से शादियाँ होती थी, तो मैं अपनी मतलब मैं अपनी जब मेरी जो ज़िंदगी है अभी, मैंने भी ये चीज़ देखी। तो पहले फ़ोन नहीं होते थे, तो लोग हम जैसे हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में एक की लिए लड़की देखने जानी। तो आज तो फ़ोन चल गए ना सर, फ़ोन में सब कुछ काम हो जाता है। तो पहले क्या करते थे लोग कि मतलब अगर मुझे लड़की देखने जानी है तो मुझे मैसेज करना पड़ता था कि या चिट्ठी लिखनी पड़ती थी कि भाई फलाने की वहाँ लड़की है। अब कोई जानकार होता ही एक दूसरे उनका, भैया यार संबंधी, वही तो तो लोग उस वक्त ना रोड थी ना कुछ थी, तो 20-20, 25-25 किलोमीटर पैदल पहाड़ों में जाते थे। पहाड़ों में लोगों के घर होते थे, तो वहाँ जब लड़की देखने जाते थे, तो जाने के बाद वहाँ पर लड़की वगैरह देखते थे, तो लड़की का उस वक्त जो मतलब आने का रिएक्ट होता है कि मतलब हाँ यार मुझे देखने आए। आज तो बहुत दुनिया बदल चुकी है। तो उस वक्त मतलब लड़की का मतलब जो चेहरा होता था, नीचे झुक के रहता था, दोनों हाथों से प्रणाम होते थे। ये मैं अपनी आंखों देखी की बात बता रहा हूँ। हाँ, ये हमारा जो कल्चर चलता था, तो उस वक्त होता था। तो फिर उस वक्त क्या हुआ, हमारे वहाँ पहले क्या होता था, लड़का लड़की को नहीं देखता था। जैसे माँ बाप ने बोल दिया, माता पिता ने, तो वो हो जाता था कि हाँ कि भाई ये लड़की है मेरी, ये पसंद है नहीं है, ये देख लो। तो भाई वही होता था, माँ बाप बोलते मेरा लड़का मेरे से आगे नहीं जाएगा, ये चीज़ होती थी। आज का ज़माना सब दूसरा है, उस बारे में मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया बहुत आगे चल चुकी है। ये तो है कि अब हर जगह ये तरह के हो गया। और दूसरा, हमारे वहाँ जो शादियाँ होती हैं, हमारे वहाँ क्या होता है कि ठीक है, बैंड बाजा बारात सभी के वहाँ बजता है। यही शहर की शादी, अगर यही हम शादी अगर शहर में करें, कम से कम 25-30 लाख में बैठ जाता है। हमारे वहाँ अगर नॉर्मली शादी अगर आदमी करना चाहे, क्योंकि गरीब के पास, मैं भी खुद एक गरीब इंसान, हमारे पास उतना होता नहीं, जाहिर सी बात है। तो हमारे वहाँ 3.5-4 लाख रुपए में शादी, खाना पीना सब हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदमी को कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर हम जब बारात लेके जाते हैं, गाड़ियों का खर्चा, आना जाना, वो सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसमें क्या है, अगर मेरी 20 किलोमीटर बारात गई, तो 20 किलोमीटर बारात के हिसाब से मुझे गाड़ी का देना। क्योंकि शहर में तो क्या होता है, अगर 2 किलोमीटर पर हमारा बैंक्वेट हॉल, तो वहाँ पर काम हो जाता है, गाड़ियों का खर्चा। सबसे मेन मुद्दा यहाँ गाड़ियों का हो जाता है। और दूसरा क्या, हमारा जो कल्चर है शादी का, वो शादी का कल्चर ऐसा है, बारात जाती है, रेबन करता है, स्टेज वगैरह, जयमाला वगैरह सब होती है, फेरे वेरे सब होते हैं। मगर वही होता है यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जैसे हम उसको बोला जाए तो हमारी जैसे शादी हो गई, ठीक है नहीं, होने के बाद हम दोबारा एक दिन छोड़ के तीसरे दिन फिर ससुराल जाते हैं मियाँ बीवी। तो वो क्या है, उसको हमारा वो कल्चर में बोला जाता है कि दुर्गुण पलटाना। हाँ, उसमें क्या, उसमें जाना जरूरी होता है। नहीं, ये हमारे इधर भी होता है, जिसे बोला जाता है चौथ, ऐसा कुछ बोला जाता है। ऐसा हर जगह होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी आप लोग जाते हो? हम जाते हैं। चौथ में क्या होता है कि लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले जाते हैं, लड़की को लाते हैं, फिर बाद में कुछ होता है, फिर इस तरह का कुछ होता है। वो तो होता है सर, हमारे वहाँ भी होता है। उसमें क्या होता है कि हम लोग, जैसे अब मेरी बहन की शादी हो गई,
तो पहले से रिवाज ये था कि भाई मतलब मैं अब अगर मेरी लड़की को ले गए हैं तो लड़के वाले हमें बुलाएंगे, 10 15 20 50 जितने भी हैं हम परिवार के बुलाएंगे कि यार भैया आपको हमारी तरफ से इनवाइट है, आप यहाँ आइए, आप बकरा काटो, मुर्गा काटो, चाहे पनीर खिलाओ, चाहे कोई वो पार्टी उनकी तरफ से होती थी। और ये सिस्टम अभी भी है पहाड़ों में, हर किसी के पहाड़ों में अभी भी ये सिस्टम है। ये कल्चर का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है हमारा। बट यह कहीं कहीं लोग तो मतलब ये है कि आपने कहा नहीं जी हम नहीं, ये बंद कर, कई जगहों बंद भी हो चुका है, अधिकतर लोगों का नहीं, है। अभी जो जैसे जो बंद वही कर चुका है जो अपने आप को थोड़ा अपडेटेड समझने बिल्कुल, लगा, बिल्कुल। जो कल्चर से थोड़ा ये समझने लगा। लेकिन ये जो कल्चर में जुड़ा हुआ बिल्कुल, कल्चर, एक जो संस्कृति है वो एक दूसरे का ये कहीं ना कहीं एक धागा है, और इसी धागे में पूरा देश, अपना क्षेत्र, आपका पहाड़ी क्षेत्र, हमारा क्षेत्र, सब क्षेत्र बंधा हुआ है। अब वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगर ये चलती रहेंगी और इसी वजह से हमारा धर्म और ये क्षेत्र और ये संस्कृति ये बची हुई है। हमारे तो- उधर तो सर मैं आपको संस्कृति की बात बताऊं, अब तो बैंड में बाजार जाने लग गई है, तो डीजे ले जाने लग गए लोग। ठीक है, लोगों के पास पैसा भी है, जिसके पास नहीं भी है वो भी आज की डेट में आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी बात है। पर पहले की संस्कृति हमारी ये थी कि हमारे वहाँ बैंड बाजा नहीं बजता था। हमारे यहाँ जो हमने खुद देखा है, हम खुद गए हैं, तो वो होते हैं आपकी जो ध्वजाएं होती हैं, आपको नहीं पता आप क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो नंगड़े और निशाना बोलते नगाड़े हैं। नगाड़े नगाड़े बोलते हैं नगाड़े और वो तो सुराही जैसे। हाँ, हमारे वहाँ वो बारातें अभी भी जाती हैं। तो इस तरह के अभी भी ट्रेडिशन बिल्कुल 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 अभी भी जाती हैं। बैंड तो जाएगा वो भी जाएगा, क्योंकि कल्चर को कई लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि वो लेके जाते हैं। तो हमारे गाइस वहाँ वो भी आपने चलता है। देखा कि इन्होंने सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया, कल्चर के बारे में, फूड के बारे में, जगह के बारे में, यहाँ इनके चैलेंजेस के बारे में, हर तरह के बारे में एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि हम और आप जैसे जो लोग यहाँ आते हैं उन चीज़ों को, इनके जो कल्चर है उसको भी रिस्पेक्ट करना, इनके कल्चर में इन्वॉल्व होकर इनकी चीज़ों में इनके खान पान को बढ़ावा देना और इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे ये लोग भी आने वाले समय में अपने कल्चर और संस्कार को सुरक्षित रह सकें और हम लोग इनके कल्चर को सीख सकें, हम लोग अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकें, कुछ अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकें, लेकिन हम लोग किसी भी तरह के अफेक्ट ना करें, क्योंकि हम इनके जीवन में हम लोग ऐसा ना हो कि इनके जीवन में आके किसी भी तरह की कोई दिक्कतें आए। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कई तरह के चैलेंजेस रहते हैं, हम लोगों की पूरी पहाड़ी लोगों के साथ ये चाहिए कि इस समय पूरी तरह से सहानुभूत और इनके साथ खड़ा रहना। अभी आप कैमरा इन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई कि पहाड़ी लोगों के साथ हम लोग अब बाहर के लोग जो आते हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट आते हैं, लेकिन जब ये लोग जाते हैं तो इनके साथ उस तरह से रिस्पॉन्स हम और आप जैसे लोग नहीं दे पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनके कंसर्न भी हैं। तो ये सामाजिक सौहार्द के बारे में इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ये काफ़ी अच्छा हम लोगों का ये इंटरव्यू रहा है जिसके बारे में इन्होंने नेगी जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको, ये सीरीज़ काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे किसी अन्य जगह को एक्सप्लोर करेंगे, अन्य जगह के बारे में सीखेंगे, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल 3S ट्रैवल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।